गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडी साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता सिंह, लेक्चरर बायोलॉजी। आज आपको बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगी। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स होता है लिविंग, लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। लिविंग मीन्स सजीव, टू स्टडी मीन्स अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब ये सजीव क्या होते हैं जिनका अपन इसमें अध्ययन करते हैं, इसके बारे में देखिए। सजीव क्या है, लिविंग क्या है, सजीव क्या है। तो सजीवों की विशेषता होती है कि सजीव सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, पाचन, ये पोषण, पाचन, वृद्धि, जनन। इसके अलावा उत्तेजनशीलता, संवेदनशीलता, किसी में पाई जाती है तो वो क्या है, वो सजीव है। सजीव की मोस्टली विशेषताएं क्या क्या है, इसके अलावा देखिए इसमें गमन भी आ जाएगा, लेकिन गमन और जनन नेसेसरी नहीं है। अगर कोई जनन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो सजीव नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जनन नहीं कर रहा है वो भी सजीव है। क्या क्या विशेषता जो नेसेसरी है वो क्या है, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। क्योंकि वो जो जीवित रहेगा तो पोषण तो जरूरी है, भोजन तो जरूरी है, तभी तो जीवित रहेगा। इसके अलावा वृद्धि अगर हो रही है नहीं हो रही है, अगर वृद्धि, उत्तेजनशीलता, संवेदनशीलता और गमन ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और पाचन ये सारी क्रियाएं अगर किसी में हो रही हैं तो वो क्या है, सजीव है। तो सजीव क्या समझ में आया, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्या होते हैं, जिनमें श्वसन होता हो, उत्सर्जन की क्रिया होती हो, पोषण होता हो, पाचन होता हो, वृद्धि होती हो, जनन होता हो, गमन होता हो। इसके अलावा उत्तेजनशीलता पाई जाती हो और संवेदनशील भी हो। आप संवेदनशील हैं, किसी को रोते हुए देखकर आपको रोना आता है, क्यों? क्योंकि आप क्या हो, लिविंग हो। ओके, अब देखिए ये सारी जो श्वसन है, उत्सर्जन है मैम, ये होते कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं, सेल के अंदर। सेल के द्वारा इन कार्यों को संपादित किया जाता है। तो हम अगर मैं ये कहूँ कि सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं सेल की। सेल क्या होती है, किसने इसे बताया, इसके बारे में सेल की जनरल इंट्रोडक्शन, सेल का परिचय की बात कर लेते हैं। क्योंकि जो ये सारे की सारी क्रियाएं हैं, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सारी की सारी क्रियाएं कहाँ से संपन्न होती हैं, एक सेल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। सेल इन
संपादित करती हैं। किस प्रकार से ये सारी क्रियाएं संपादित होती हैं सेल के माध्यम से, उनके बारे में जानेंगे। देखिए, सेल, कोशिका, जो ये सारी क्रियाएं होती हैं प्राणी के अंदर, वो सेल के माध्यम से या कोशिका के माध्यम से संपन्न होती हैं। तो किस प्रकार से संपन्न होती हैं? देखिए, जो सेल है उसकी पहले बेसिक जानकारी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन उसके डिस्कवरी किसने की, किस में इसका अध्ययन करते हैं। जैसे जीवों का अध्ययन किस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, उसी प्रकार कोशिका का अध्ययन भी किसी में करते होंगे। देखिए, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर मैं कोशिका की डेफिनेशन दूं तो क्या बताओगे आपको कि कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो अभी संरचनात्मक और क्रियात्मक से क्या अभिप्राय है? देखिए, आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो उसका निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर समूह बनाया, समूह बना के आपका शरीर का निर्माण हो गया। ये बताएंगे शरीर कैसे बना। क्रियात्मक से क्या अभिप्राय है कि सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, वो कोशिका के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। इसलिए इसे क्या बोल दिया? इसे क्रियात्मक इकाई बोल दिया। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नंबर 2, जीव की आधारभूत इकाई होती है। जीव की आधारभूत इकाई होती है। प्रत्येक जीव का शरीर बार बार दोहराए जाने वाली छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी बार बार दोहराए जाने वाली संरचनात्मक इकाइयों से बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी बार बार दोहराए जाने वाली संरचनात्मक इकाइयों से बना होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसके अलावा अगर कहूं कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो बेसिक सी जानकारी हो गई कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका शरीर की आधारभूत इकाई होती है किसी भी जीव की। सभी जो सजीव हैं का शरीर छोटी छोटी बार बार दोहराए जाने वाली संरचनात्मक इकाइयों से बना होता है। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जो सारी की सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं।
ओके, तो देखिए सभी जो जीव हैं कोशिकाओं से किस प्रकार उनका निर्माण हुआ। कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है, उसे अपन स्वतंत्र रूप से बॉडी से पृथक भी नहीं कर सकते कि ये ले लो चिमटी और ये कोशिका ले लो, ऐसा नहीं होता। तो देखिए हमारे शरीर का निर्माण या प्रत्येक सजीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। कोशिका का समूह मिलकर किसका निर्माण करता है? ऊतक या टिश्यू का निर्माण करता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ये टिश्यू आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अंग तंत्र आपस में मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए अंग और अंग तंत्र से क्या अभिप्राय है। जैसे एक अंग हो गया, अगर अपन पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मुंह द्वारा भोजन लिया, मुंह, इसके बाद फिर ये फेरिक्स वाले पार्ट में गई जिसे अपन ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद में नलिकाकार संरचना ईसोफेगस या ग्रशिका में जाएगी, तो ग्रशिका एक अलग अंग हो गया। जो पाचन की क्रिया है उसमें ग्रशिका क्या हो गया, एक अलग अंग हो गया। उसका काम क्या होता है, ये भोजन को फेरिक्स वाले पार्ट से स्टोमक या आमाशय तक लेकर जाती है। नलिकाकार संरचना होती है, क्रमांकुंचन गति के द्वारा ये भोजन को आगे पहुंचाती है। स्टोमक में भोजन का पाचन होता है। अब स्टोमक एक अलग अंग हो गया, ईसोफेगस एक अलग अंग हो गया, छोटी आंत एक अलग अंग है और बड़ी आंत एक अलग अंग है। तो ये सारे के सारे अंग मिल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, एक अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो देखिए अंग ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया, अंग तंत्र का निर्माण कर लिया। कहने का मतलब यह है कि ईसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी की सारी मिलकर किसका निर्माण कर लेती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का निर्माण कर लेती हैं। तो अंग तो एक हो गया जैसे आमाशय, लेकिन जब ये सारे के सारे मिलकर एक सिस्टम को संपादित करते हैं तो उसे कहते हैं अंग तंत्र। अब देखिए अंग तंत्र से हमारी बॉडी किस प्रकार से बनी। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में मैंने बताया कि आपकी आहार नाल मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र देख लो आप, आपकी किडनी है, उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का फिल्ट्रेशन किया जाता है। श्वसन देख लो, श्वसन की क्रिया में आप देखोगे तो श्वसन क्या होता है, नाक से सांस लेते हो, लैरिक्स जो एपिग्लोटिस वाला पार्ट है इसमें सांस जाएगा। उसके बाद में ट्रकिया, श्वसन नली के बाद लंग्स में सांस जाएगा। तो लंग्स एक अलग हो गए, लंग्स में कूपिकाएं हैं, प्राथमिक सेकेंडरी श्वसन नलिकाएं हैं, ये सारी क्या हैं, एक अंग है। लेकिन लंग्स क्या है, एक अंग है, लेकिन नाक से सांस ली, श्वास नली में गई, उसके बाद लंग्स में गई, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ओके, तो अंग और अंग तंत्र समझ में आया। अब शरीर देखिए, जब ये सारे के सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी को संपादित करते हैं, आपको इस बात का पता है कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र भी होता है, श्वसन तंत्र भी होता है, उत्सर्जी तंत्र भी होता है, जनन तंत्र भी होता है। जब ये सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, उसे शरीर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी में या एक एनिमल में तो पाचन तंत्र होता है और दूसरे में उत्सर्जी तंत्र, तीसरे में जनन तंत्र, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सम्मिलित रूप से अपना कार्य करते हैं। ओके, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब आपको ये पता चला कि कोशिका किस प्रकार से बनी,
तो अब बात कर लेते हैं कोशिका आई कहाँ से, कोशिका शब्द कहाँ से आया। देखिए कोशिका शब्द एक सैला शब्द से आया। शैला का अर्थ ही होता है सेल और सेल का अर्थ होता है कोशिका। सैला, अब ये सैला क्या है? सैला एक होलो कैविटी है। सैला क्या है? सैला एक होलो कैविटी है, खोखली गुहा होती है। सैला का मतलब क्या होता है? खोखली गुहा। सैला का मतलब होता है खोखली गुहा या होलो कैविटी। खोखली गुहा। देखिए जो सेल होती है, सेल शब्द कहाँ से आया? सैला से आया। सैला का मीन्स होता है, अर्थ होता है होलो कैविटी या खोखली गुहा। देखिए आप सभी ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो किस प्रकार से होता है? उसमें इस प्रकार से संरचना बनी हुई होती है, परिधि से वो कवर रहता है और अंदर से खाली रहता है, खोखला हो रहता है। तो ऐसी ही कुछ सेल होती है। सेल बाहर से परिधि से झिल्ली द्वारा आवृत रहती है और इसमें अंदर की ओर ये खोखली होती है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो सेल शब्द कहाँ से आया? पता चला सेल शब्द सैला से आया। सैला का अर्थ क्या होता है? खोखली गुहा या होलो कैविटी। ओके, जिसका सेल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जैसे मधुमक्खी का छत्ता, खाली बर्तन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल मधुमक्खी के बिल्कुल जैसा छत्ता होता है, अंदर से खाली और बाहर से परिधि द्वारा, जो परिधि है इसकी घिरी हुई होती है। अब सेल शब्द सबसे पहले, सेल को देखा किसने? सेल का ये तो पता चला कि सेल शब्द सैला से आया जिसका खोखली गुहा होता है। तो सेल को सबसे पहले किसने देखा? एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में सेल को देखा, 1665 में सेल को देखा। इन्होंने सेल वॉल को देखा, कोशिका भित्ति को देखा। किस में देखा? कॉर्क के टुकड़े में। कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जिसे अपन कहते हैं कोशिका भित्ति, को देखा। ये कोशिका भित्ति क्या थी? ये कोशिका भित्ति सजीव नहीं थी, ये मृत कोशिका थी। ये क्या थी? ये मृत थी। क्यों? क्योंकि इसका जीव द्रव्य क्या था? सूखा हुआ था, जीव द्रव्य इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था। तो सेल की खोज सबसे पहले देखने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। 1665 ईस्वी में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को देखा। कॉर्क का टुकड़ा या पादप की भित्ति, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, या फिर पादप की छाल या काग ऐधा कह लो, एक ही बात है। उसमें कोशिका को देखा और कौन सी कोशिका थी? वो कोशिका भित्ति थी जो कि मृत थी। फिर सजीव कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है? उसे खोजने का श्रेय किसे जाता है? इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने जो मृत कोशिका की खोज की और जो कोशिका से संबंधित जो चित्र थे उन्हें एक पुस्तक में प्रकाशित किया, और उस पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका के चित्रों को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में क्या किया?
माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जो कोशिका भित्ति होती है, कॉर्क के टुकड़े में उन्होंने देखा। कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को देखा, वो वास्तव में क्या थी? कोशिका भित्ति थी। उन्हें रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित चित्र, कोशिका से संबंधित जानकारी एक पुस्तक में लिखी। वो पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक। अब देखिए, सजीव कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? सजीव कोशिका को 1674 ईस्वी में 1674 में एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा। सजीव कोशिका को देखा। तो सजीव कोशिका कौन सी थी जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देखी? आरबीसी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट, इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ आदि को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता से। ओके, तो सजीव कोशिका का खोजने का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। 1674 ईस्वी में 1674 में इन्होंने सजीव कोशिका को देखा। आरबीसी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट और स्पर्मेटोजोआ आदि में सजीव कोशिका को देखा। सजीव कोशिकाएं हैं। अब देखिए, अब अपन ने ये देख लिया कि कोशिका क्या होती है, उसकी सामान्य जानकारी क्या है, किससे बना है? सैला से बना है। जो सैला से अभिप्राय होता है सेल, और सैला क्या होता है? एक खोखली गुहा होती है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि सेल का अध्ययन किसमें करते हैं। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। देखिए, साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन, साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है, पुरानी धारणा है। कोशिका की संरचना के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आजकल जो अपन सेल का अध्ययन करते हैं, तो सेल की संरचना का ही अध्ययन नहीं, उसके कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे सेल की कार्यिका, सेल की जैव रासायनिक प्रकृति का। इसके अलावा सेल के द्वारा आनुवंशिक सूचना को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है, उसकी बात करते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करती है? सेल करती है। तो ये सारी जानकारी, क्योंकि जो साइटोलॉजी है उसमें कोशिका की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन सेल बायोलॉजी एक उन्नत शब्द है। सेल बायोलॉजी क्या है? कोशिका विज्ञान एक उन्नत शब्द है। इसमें कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं।
कोशिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। कौन से कार्यों का अध्ययन करते हैं? कोशिका की कार्य की, कोशिका की कार्य की, उसकी जैव रासायनिक प्रकृति, जैव रासायनिक प्रकृति, इसके अलावा आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी का अध्ययन। तो क्या समझ में आया सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में? सेल बायोलॉजी एक पुराना शब्द है जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता था कि सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। लेकिन जो सेल बायोलॉजी है उसमें अपन कोशिका की संरचना के साथ साथ उसके क्या कार्य हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका के जो कार्य हैं उनमें किस प्रकार से वो कार्य करती है, जैव रासायनिक प्रकृति जैसे पेंटोज है, शर्कराएं पाई जाती है कोशिका के अंदर, उन सब की बात करते हैं। डीएनए है, आरएनए है। और आनुवांशिकी जेनेटिक्स, एक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेल किस प्रकार से लेकर जाती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी कोशिका की संरचना का अध्ययन, सेल बायोलॉजी कोशिका की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को कहते हैं। थैंक्स ए लॉट। आगे आने वाली वीडियो में अपन सेल की थ्योरी, सेल के ऑर्गन्स, उनके बारे में